हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं हम। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में अब तक हम 9 लेक्चर कर चुके हैं। ये 9 प्रीवियस लेक्चर और हमने एक पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की है और एक इकोनॉमिक सीरीज और एक ज्योग्राफी सीरीज। इन तीनों सीरीज के जो वीडियोज हैं उनके लिंक आपको इस वीडियो के लिंक के नीचे मिल जाएंगे। सो मॉडर्न हिस्ट्री का 10th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर यूपीएससी, एचसीएस, यूपीपीसीएस और जो भी अदर स्टेट पीसीएस है उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अभी तक हमने जो किया था वो ये किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है उस पोजीशन को बदल के उसका नया नाम रख दिया जाता है वॉइसरॉय। और ये सब वॉइसरॉय उसके बाद हमने सारे के सारे किए। जो फर्स्ट वॉइसरॉय इंडिया का बना था वो था लॉर्ड कनिंग, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना वो भी था लॉर्ड कनिंग। तो इन वॉइसरॉय के टाइम पे जो जो मेन इवेंट हुए वो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है हमने वो भी कवर कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट 2 वाइसराय। लॉर्ड रिपन के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए और लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन का टाइम पीरियड था 1880 से 1840 तक। लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो पहला इवेंट हुआ वो था रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में। इसमें क्या था, बेसिकली जो लोकल न्यूज़पेपर थे या मैगजीन्स थी उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। वो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको वो पब्लिश नहीं कर सकते थे, तो उसको बोला जाता था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया इस एक्ट को रिपील करके लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं कि लॉर्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया किसने था, तो लॉर्ड लिटन ने दिया था 1878 में। और रिपील किसने किया, उसको रिपील मतलब उसको खत्म कर देना, रिपील किया लॉर्ड रिपन ने 1882 में। देन लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि इनके टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट है उनको कुछ अलग एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी ताकि वो अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो इसलिए इनको बोला जाता है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब लॉर्ड रिपन ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल नीचे के लेवल तक जाए लोगों के पास। तो उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट थे उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी अपने टाइम पीरियड पे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो एक बिल आया था एल्बर्ट बिल, तो उस एल्बर्ट बिल को लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। पहले समझ लेते हैं कि एल्बर्ट बिल क्या था जो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। एक्चुअल में क्या होता था कि इंडिया में एक तो वो पर्सन थे जो इंडियन ओरिजिन के पर्सन थे जो यहीं के रेजिडेंट थे, और एक वो पर्सन थे जो ब्रिटिश से आते थे बाहर से। तो अगर बाहर से आया हुआ कोई भी पर्सन, ब्रिटेन से आया हुआ कोई पर्सन अगर कोई क्राइम कर देता था इंडिया में, तो उसको ब्रिटिश जज की कोर्ट में ही हियरिंग होती थी उस केस की। अगर ब्रिटिश पर्सन ने कोई भी क्राइम कर दिया है तो उसकी हियरिंग सिर्फ ब्रिटिश जज की कोर्ट में होती थी। इंडियन जज किसी भी ब्रिटिशर का केस नहीं सुन सकते थे, ये रिस्ट्रिक्शन थी। और जो इंडियन पर्सन थे उनका केस इंडियन जज भी सुनते थे और ब्रिटिश जज भी सुनते थे। तो इस डिस्पैरिटी को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को खत्म करने के लिए लॉर्ड रिपन एक बिल लेके आए थे, उसका नाम था इल्बर्ट बिल। तो इस इल्बर्ट बिल ने ये जो प्रोविजन था कि इंडियन जज जो है ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिश पर्सन का केस नहीं सुन सकते, तो उसको रिमूव कर दिया था। अब इंडियन जज जो है वो ब्रिटिश पर्सन का केस भी सुन सकते थे। तो इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी क्रिटिसिज्म किया गया था लॉर्ड रिपन का ऐसा करने पे, ब्रिटेन में भी और इंडिया में भी। तो ये एल्बर्ट बिल था। इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि क्या हुआ था, वो मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ था। और एल्बर्ट बिल किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। देन लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो एक और आया वो था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। 2 फैक्ट्री एक्ट पढ़ने हमें टोटल। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसके साथ डील कर रहा था, प्राइमरली डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहला फैक्ट्री एक्ट में मेन जो डिस्कशन का पॉइंट था वो क्या था, वो था चाइल्ड लेबर, ठीक है, बिटवीन द एज ऑफ 7 to 12 ईयर। तो इसके जो प्रोविजंस हैं ये हमें ध्यान रखने हैं यूपीएससी के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोविजंस, और पीसीएस एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। पहला प्रोविजन क्या डाला गया था फैक्ट्री एक्ट में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7 प्रोहिबिट कर दिया गया था कि अब 7 साल से नीचे का कोई भी बच्चा जो है वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते। देन वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्टेड टू 9 आवर। जो भी बच्चा अगर फैक्ट्री में काम करेगा, पहली बात तो उसकी एज 7 साल से ऊपर होनी चाहिए, दूसरा वो 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा, तीसरा उनको मंथ में 4 हॉलीडे मिलेंगी, फोर्थ जो भी हैजार्डस मशीनरी थी उनके चारों तरफ प्रॉपर फेंसिंग कर दी गई थी ताकि बच्चे वहां पे ना जा सकें। तो ये फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था, 1881 में आया लॉर्ड रिपन के टाइम पे।
चाइल्ड लेबर को लेके कुछ इसमें अमेंडमेंट्स किए गए थे, तो ये अमेंडमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद लॉर्ड रिपन के टाइम पे हंटर कमीशन आया था। हंटर कमीशन जो आया था, पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है किसके लिए था हंटर कमीशन, तो हंटर कमीशन एजुकेशन के लिए था। ठीक है, जो पर्सन थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम हंटर। ठीक है, जो हंटर कमीशन के चेयरमैन थे। कब आया था? 1882 में आया था हंटर कमीशन। किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। तो ये सारे एमसीक्यू बन गए अपने आप में। अब एक हंटर कमीशन और भी आया था जिसका दूसरा नाम है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। ये डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी कब आई थी? ये डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी आई थी जब जलियांवाला बाग जो इंसिडेंस हुआ था तब 1990 में जब जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ उस टाइम पे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का दूसरा नाम है हंटर कमीशन। तो आप देखोगे कि हम दो हंटर कमीशन पढ़ेंगे, एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के लिए 1919 में बना था और एक हंटर कमीशन आया था एजुकेशन के लिए 1882 में। दोनों में ही जो चेयरमैन थे दोनों ही कमीशन के वो सेम ही पर्सन था, लॉर्ड विलियम हंटर। तो ये दो हंटर कमेटीज आपको याद रखनी है। हंटर कमीशन बोल लो, कहीं कहीं कमेटी में लिखा मिलता है, तो हंटर कमीशन ये दोनों आपको याद रखनी है। एक एजुकेशन के लिए आया था 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे, और दूसरा आया था जलियांवाला बाग के टाइम पे 19 में, वो भी हंटर कमेटी या हंटर कमीशन था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो एक बार एजुकेशन रिफॉर्म देख लेते हैं हम दोबारा से, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने के मेन जिन पे यूपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1781 में वॉरेन हास्टिंग आया। वॉरेन हास्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, उन्होंने मदरसे खोले कलकत्ता में। देन 1791 में जोनाथन डेक्कन ने संस्कृत कॉलेज खोला टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। कहाँ पे खोला था? बनारस में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, नेम भी इंपॉर्टेंट है, किसने संस्कृत कॉलेज ओपन किया था। देन उसके बाद एक ड्यूअल पॉलिसी आई थी ब्रिटिशर्स की। ड्यूअल पॉलिसी क्या थी ब्रिटिशर्स की? वो डिस्करेज करते थे किसको? ओरिएंटल एजुकेशन को। ओरिएंटल एजुकेशन मतलब लोकल लेवल की जो एजुकेशन थी, वर्नाकुलर जो एजुकेशन थी, उसको डिस्करेज करते थे ब्रिटिशर्स, और प्रमोशन करते थे इंग्लिश का, कि इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई जाए, इस चीज को प्रमोट करते थे। ये ड्यूअल पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की। अगर पूछा जाए ब्रिटिशर्स की ड्यूअल पॉलिसी क्या थी तो वो आपको पता होनी चाहिए। देन उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने फर्स्ट टाइम आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो उन्होंने 1835 में कमेटी बनाई एजुकेशन पे, जिसका नाम था, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मैकेले। उन्होंने एक रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट का नाम था लॉर्ड मैकेले माइन्यूट। इस लॉर्ड मैकेले माइन्यूट में एक उन्होंने थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी और मैकेले माइन्यूट एक चीज की ही को बढ़ाते थे कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन जो है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। दोनों का फोकस इसी चीज पे था। तो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी हम डिटेल में देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में क्या थी। देन उसके बाद एडम रिपोर्ट आई। ये एडम रिपोर्ट भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पे आई थी। ठीक है, और अगले कुछ उनसे अगले दो और जो गवर्नर जनरल थे उनके टाइम पे आई, 35 से 38 तक आई है। टोटल 3 रिपोर्ट थी, आपको ये ध्यान रखना है। मेन आपको एडम रिपोर्ट के बारे में जो ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट 1835 से 1838 तक आई। दूसरा ध्यान रखना है कि 3 रिपोर्ट आई थी। तीसरा ये ध्यान रखना है कि ये एडम रिपोर्ट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड थी। देन उसके बाद आया वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच आया 1854 में। 1854 में वुड डिस्पैच आया। पहली चीज तो इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन किसको बोला जाता है? तो वुड डिस्पैच को बोला जाता है। वुड डिस्पैच किसके लिए था? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए था ये इंडिया में। किसके टाइम पे आया? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया। देन और क्या रिकमेंडेशन थी इसकी? जो वुड डिस्पैचर्स की रिकमेंडेशन क्या थी? पहली रिकमेंडेशन थी कि डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी का अपोज किया था इन्होंने, कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी लॉर्ड मैकेले की, उन्होंने उसका अपोज किया। दूसरा उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी लेवल पे है वहां पे सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ, मतलब यानी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ाओ प्राइमरी लेवल पे। हाई लेवल पे अप टू 12th क्लास एंग्लो और वर्नाकुलर लेवल पे पढ़ाओ। 5वीं तक लोकल लेवल पे पढ़ाओ, 6ठी से 12वीं तक लोकल और इंग्लिश दोनों पढ़ाओ, और 12वीं के बाद हायर लेवल पे सिर्फ इंग्लिश पढ़ाओ। ये 3 रिकमेंडेशन हैं जो इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच का। एक इन्होंने रिकमेंड किया कि एजुकेशन सेकुलर होनी चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा कुछ, सिखिज्म ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सेकुलर एजुकेशन होनी चाहिए, किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए एजुकेशन। देन एक रिकमेंडेशन उनकी ये थी कि टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी रिकमेंडेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और यूपीएससी इन पे ऑलरेडी पूछ चुका है, तो आपको ध्यान रखनी है। देन उसके बाद आया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आया 1882 में। हमने देख लिया लॉर्ड रिपन के टाइम पे
अब देखते हैं कि इस हंटर कमीशन की क्या क्या रिकमेंडेशन थी, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन आया 1882 में, ठीक है। इसके पहली रिकमेंडेशन क्या थी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो 5th क्लास तक का बेसिक एजुकेशन है, उसको मासिस को दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा लेवल पे उसके फैलाया जाए एलिमेंट्री एजुकेशन को, ठीक है। दूसरा इनका सजेशन क्या था कि 2 चैनल होने चाहिए आगे मूव करने के लिए एजुकेशन में। जब कोई भी स्टूडेंट 12th या हाई एजुकेशन कर लेता है तो उसके बाद उसको आगे बढ़ने के लिए 2 चैनल होने चाहिए। पहला चैनल होना चाहिए एक एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो हायर एजुकेशन में कहाँ पे जाएगा। दूसरा चैनल क्या होना चाहिए कि अगर वो हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहे तो उसको वोकेशनल करियर ऑप्शन दो, उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करो डिफरेंट इंडस्ट्री की। तो ये 2 रिकमेंडेशन दी थी और ये रिकमेंडेशन डेवलप्ड कंट्री में आज भी चलती हैं। जैसे रिकमेंडेशन चाइना में चलती है, जर्मनी में ऐसे ही है, यही सेम सिस्टम को फॉलो किया जाता है आज भी। और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं काफी सारी जिनमें सेम सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देन नेक्स्ट जो था, इस कमीशन ने पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन के बारे में बताया कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो वुमेन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है इंडिया में, ठीक है। उसको उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। देन इट एनकरेज द लोकल बॉडीज जो गांव में है और शहरों में है उनको इंकरेज किया कि आप जो है एलिमेंट्री एजुकेशन को स्टार्ट करो। ये सारी की सारी रिकमेंडेशन है जो हंटर कमीशन की है। तो ये रिकमेंडेशन मेन रिकमेंडेशन है, वैसे तो बहुत सारी रिकमेंडेशन थी हंटर कमीशन की, लेकिन मेन रिकमेंडेशन हमने पढ़ ली है जिसपे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे क्या हुआ था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जब ये वाइसरॉय बने तो कांग्रेस की फॉर्मेशन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन पूछा जाता है किस वाइसरॉय के टाइम पे हुई। ये क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। तो वो लॉर्ड डफरिन के टाइम पे हुई थी। कौन से ईयर में हुई? 1885 में हुई थी, ठीक है। और क्या मेन इवेंट था इनके टाइम पे जो हुआ? वो था थर्ड बर्मीज वॉर, ठीक है। थर्ड बर्मीज वॉर हुआ 1885 से 1886 तक। तो यहाँ पे जो मैंने बाकी भी लगा दिया, ये सारे के सारे वॉर्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ 1840 से 1860 तक, ट्रीटी ऑफ सोगाली हुई, लॉर्ड हास्टिंग उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। देन बर्मीज वॉर हुआ 1824 से 1826 तक, ट्रीटी ऑफ यंदाबू हुई 1826 में, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो लॉर्ड एमरेस्ट थे। देन फर्स्ट एंग्लो वॉर हुआ 1839 से 1842 तक, लॉर्ड ऑकलैंड उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। देन बर्मीज सेकंड वॉर हुआ 1850 में, लॉर्ड डलहौजी उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। देन भूटान वॉर हुआ 1865 में, जॉन लॉरेंस उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। देन उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे वाइसरॉय आ गए थे क्योंकि 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल है उसकी पोजीशन को बदल के वाइसरॉय कर दिया। तो जॉन लॉरेंस उस वक्त वाइसरॉय थे जिस वक्त भूटान वॉर हुआ। देन उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ 1878 से 1880 तक, ट्रीटी ऑफ गैंडामैक हुई, लॉर्ड लिटिन उस वक्त वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। तो एक और ऐड कर लेना, थर्ड बर्मीज वॉर हो गया इसमें, और उस वक्त लॉर्ड डिफरिन जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये सारे के सारे फॉरेन वॉर जो है वो इंपॉर्टेंट है, इन पे प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी वे में, और जिनमें ट्रीटी हुई है कोई ना कोई स्पेसिफिकली, वो और भी ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देन अब हमने देखा कि 1885 में कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो गई है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था जो बना। तो अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले, अब मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को शॉर्ट फॉर्म में नाम लूंगा हमेशा आईएनसी, ठीक है। आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले कौन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एसोसिएशन इंडिया में बनी थी, ठीक है, वो देखते हैं। तो वो पॉलिटिकल एसोसिएशन के बारे में हमें 3 ही चीजें मेन पढ़ रहा है, कौन से ईयर में बनी थी, पॉलिटिकल एसोसिएशन का नाम क्या था, और वो किसने बनाई थी। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, अदरवाइज हमें ये 3 ही चीजें पढ़नी है अर्लियर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ईयर, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ द पर्सन जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। नेम एक भी हो सकता है और मल्टीपल पर्सन भी हो सकते हैं। तो ऐसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1836 में, जिसका नाम था बंगा भाषा प्रकाशिका सभा। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा बनाई थी एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने नहीं बनाई थी, उसके एसोसिएट्स ने बनाई थी बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। देन 1838 में बनी जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन का दूसरा नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसको फाउंड किया गया था टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। किसने बनाई थी? द्वारिकानाथ टैगोर ने। द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे,
द्वारिका नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर के फादर थे, देवेंद्र नाथ टैगोर, और देवेंद्र नाथ टैगोर के बेटे थे रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर के फादर थे द्वारिका नाथ टैगोर, और इन्होंने बनाई थी लैंड होल्डर सोसाइटी। देन 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, और ये बनाई थी जॉर्ज थॉमसन ने। 1849 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनी, और इसको एस्टेब्लिश किया था GL चेट्टी ने, ठीक है। द नेक्स्ट 1851 में बनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन दो ऑर्गेनाइजेशन को मिक्स करके बनाई गई थी। जो लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनाई थी द्वारिका नाथ टैगोर ने 1838 में वो, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई थी जॉर्ज थॉमसन ने 1843 में, ये इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये हम दो प्रीवियस पेज पे पढ़ी थी दोनों, अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद बनाएगी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनी 1851 में। इसके जो प्रेसिडेंट थे, जो पहली इसकी कमेटी हुई, इसके प्रेसिडेंट थे राजा राधाकांत देव। ये पूछा जाता है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दिया यहाँ पे। देन देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे द्वारिका नाथ टैगोर के बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर के फादर, वो इसके सेक्रेटरी बने थे इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के। इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का एक न्यूज़पेपर था जिसको बोलते थे हिंदू पेट्रोइट। ये हिंदू पेट्रोइट के जो एडिटर थे उनका नाम था हर्ष चंद्र मुखर्जी। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, किन दो के मर्जर से ये बनी थी, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे, और इसका कौन सा न्यूज़पेपर था, और न्यूज़पेपर के एडिटर कौन थे। नेक्स्ट चलते हैं। 1852 में बनी बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन को बनाया था जगन्नाथ शंकर सेठ ने। 1856 में बनी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को बनाया था दादा भाई नौरोजी ने, और इसको स्टार्टिंग में जो बनाया था वो लंदन में बनाया था। सॉरी, ये 56 नहीं है, 66 आएगा, ये मिस्टेक है यहाँ पे प्रिंटिंग, ठीक है। 1866 में बनी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी की एक बुक भी याद रखनी है आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है। इस बुक का नाम भी ध्यान रखना है, 1901 में इन्होंने पब्लिश की थी ये बुक। इससे अलग आप दादा भाई नौरोजी के बारे में ये भी ध्यान रखना कि ये 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कौन से सेक्शन में? 9 सेशन में, सेकंड सेशन में और 22nd सेशन में। जब 22nd सेशन हुआ तब भी ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, सेकंड हुआ तब भी ये प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी, और 9th हुआ था तब भी ये प्रेसिडेंट थे। कौन कौन से ईयर में हुआ था? ये 1886 में हुआ था, ये 1886 में हुआ था, ये 1893 में हुआ था, और ये हुआ था 1906 में। आई रिपीट, दादा भाई नौरोजी 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। कौन कौन से सेशन में? सेकंड सेशन में, 9th सेशन में और 22nd सेशन में। सेकंड सेशन हुआ था 1886 में, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनी थी, तो देखेंगे उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था वो हम अभी देखेंगे। सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। 9th सेशन हुआ था 1893 में, तो उस वक्त भी ये प्रेसिडेंट थे। और 22nd सेशन हुआ था 1906 में, उस टाइम भी ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और 1905 सेशन भी ध्यान रखना, क्योंकि 1905 सेशन हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में उस टाइम पे प्रेसिडेंट बने थे जीके गोखले। जीके गोखले एक ही सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1905 में, तो ये भी आप ध्यान रखना। देन उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा जो बनी थी वो महादेव गोविंद रानाडे ने बनाई थी। इसका ईयर क्लियर नहीं है, कहीं पे 1866 लिखा हुआ है, कहीं पे 1870 लिखा हुआ है, कहीं पे 1866 से 1870 दोनों लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपको एग्जाम में मिले आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लेना। पूना सार्वजनिक सभा बनाई किसने थी? महादेव गोविंद रानाडे ने बनाई थी। अच्छा, यूपीएससी बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे? वो या तो आपसे ये पूछ लेगी कि आप उनको ऑर्डर में लगा दो कि कौन, आपको 3 या 4 ऑर्गेनाइजेशन दे दी तो ऑर्डर में लगा दो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन से ईयर में बनी थी, या फिर आपको एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन होंगे और दूसरी तरफ आपको वो ऑर्गेनाइजेशन किस पर्सन ने बनाई उस पर्सन का नाम गिवन होगा और आपको मैच करना है। इस 2 तरह से टिपिकली क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम्स इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पे। देन 1875 में बना इंडियन लीग को बनाया था शिशिर कुमार घोष ने। हम जितना पढ़ रहे हैं इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उससे ज्यादा करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मोर देन सफिशिएंट है।
1876 में बना था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, और इसका दूसरा नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसको बनाया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और AM बोस ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो एक ICS पर्सन थे, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम इन्होंने क्लियर किया था। देन 1884 में बनी थी मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 3 लोगों ने बनाई थी, MV राघवाचार्य, B सुब्रमण्यम अय्यर एंड P आनंद मोहन चार्लू। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी थी, इस पे UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी मद्रास महाजन सभा पे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाई थी बदरुद्दीन त्याबजी ने, फिरोज शाह मेहता ने और KT तलांग ने। ये भी UPSC में पूछा जा चुका है 1885 वाला बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और 1885 में ही बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन पहले बना था और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बाद में बना था। देन उसके बाद 1887 में एक बना इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था MG रानाडे और रघुनाथ राव ने। बेसिकली ये कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये एक सोशल रिफॉर्म सेल थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने की है सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। एक्चुअल में ये सेशन होना था पूना में। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। तो पूना में होना था, लेकिन पूना में क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीजन था कि पूना में प्लेग फैल गया था उस टाइम पे, तो इसलिए इसको सेशन को पूना से शिफ्ट किया गया था बॉम्बे में। ठीक है, ये पूछा जाए कि मैक्सिमम सेशन कहाँ पे हुए, INC के जो भी सेशन हुए उनमें से मैक्सिमम सेशन कहाँ पे हुए, बिफोर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सेशन, क्योंकि अभी तो मोस्टली सेशन जो है दिल्ली में होते हैं, तो बिफोर इंडिपेंडेंस मैक्सिमम INC सेशन जो हुए थे वो मद्रास में हुए थे, ये आप ध्यान रखना। WC बनर्जी ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। सेकंड अभी हमने देखा था दादा भाई नौरोजी। सेकंड प्रेसिडेंट जो बने थे INC के वो दादा भाई नौरोजी थे। तो हम INC के प्रेसिडेंट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वही पूछे जाते हैं जिनके सेशन जिस INC सेशन में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था उसी का प्रेसिडेंट मेनली पूछा जाता है। तो वो हम सारे एक बार INC सेशन करेंगे तब उनको कर लेंगे। और जो फर्स्ट INC का सेशन हुआ था उसके सेक्रेटरी थे दादा भाई नौरोजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड सेशन के प्रेसिडेंट बने थे ये। टोटल 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था पहले सेशन में। ठीक है, जो कांग्रेस बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बनने से पहले एक और बना था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके 2 सेशन हुए थे 1883 में और 1885 में। इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही फर्दर एक्सटेंशन माना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये 2 मेन आर्किटेक्ट थे इस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और बताया जाता है कि यही आगे जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का मेन रोल था, वो थी A.O. हयूम की इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, फाउंडर्स थ्योरी, कुछ फाउंडेशनल थ्योरी हैं जो INC के बारे में काफी प्रोमिनेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उनमें से एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी। ये पूछा जाता है कि INC के बारे में सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी थी, तो लाला लाजपत राय ने दी थी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसने दी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है जो, वो एक कॉन्स्पिरेसी है, ये थ्योरी दी थी RP दत्त ने। और तीसरा है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये दी थी GK गोखले ने। और GK गोखले के बारे में मैंने आपको बताया था कि लखनऊ सेशन जो हुआ था 1905 का एकमात्र सेशन था जो जिसमें GK गोखले प्रेसिडेंट बने थे, और GK गोखले ने इंपॉर्टेंट रोल किया था महात्मा गांधी को इंडिया लाने में। और महात्मा गांधी इंडिया आए थे 9 जनवरी 1915 में, और इसी डे को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनवाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं 9 जनवरी 1950 को। इस दिन महात्मा गांधी इंडिया आए थे और उनको इंडिया लाने में GK गोखले ने मेन रोल प्ले किया था। और GK गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के पॉलिटिकल गुरु भी माने जाते हैं। और GK गोखले की डेथ हुई थी 1915 में। ठीक है, देन उसके बाद एक ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज किसने बोला था, ये लॉर्ड डफरिन ने बोला था। क्योंकि अलग अलग थ्योरीज हैं, 2 थ्योरी चलती है मेनली। ये एक तो बोला जाता है कि INC जो है A.O. हयूम ने बनाई थी, कि ये अंग्रेजों की एक चाल थी। A.O. हयूम कौन थे, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जो A.O. हयूम थे।
ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। तो एक तो बोला जाता है कि ब्रिटिशर्स ने खुद ही कांग्रेस बनाई थी, ठीक है, ताकि जो जो भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा हो रही थी उनको कंट्रोल में कर सके। और एक ये माना जाता है कि जो आईएनसी है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बनी थी, ठीक है। तो ये दो मेन थ्योरी चलती है, लेकिन हमें प्रीलिम एग्जाम के हिसाब से उनके डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीलिम एग्जाम में यही पूछा जाता है जो हमने डिस्कस किया। ये थ्योरीज याद रखना जो कांग्रेस की फॉर्मेशन के वक्त दी थी, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, इनके भी डिटेल में हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट बेसिकली इसलिए नहीं है क्योंकि अगर डिटेल में जाते जाएंगे तो फिर सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे कभी भी हम, ठीक है। तो एमसीक्यू पूछा जाता है, ये एक स्टेटमेंट है, द कांग्रेस इज फ्लैटरिंग या टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये बोला जाता है कि ये स्टेटमेंट कांग्रेस के बारे में किसने दी थी, कि कांग्रेस, इसका मतलब ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे गिर रही है और मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मैं इसको बिल्कुल खत्म करके यहां से जाऊंगा। ये स्टेटमेंट दी थी लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी किया था। बंगाल पार्टीशन के लिए फेमस है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और बंगाल का पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने, और लॉर्ड हार्डिनेज ने 1911 में बंगाल को रीयूनाइट कर दिया था दोबारा से। तो पार्टीशन करने वाले 1905 में थे लॉर्ड कर्जन और रीयूनाइट करने वाले थे बंगाल को वापस से 1911 में लॉर्ड हार्डिनेज, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आईएनसी के बारे में पूछे गए हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, ये एक स्टेटमेंट आई हुई है, मैंने किसी एग्जाम में देखी है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, इन्होंने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, कोई पर्सनल रीजन से ये बाहर गए थे, तो आईएनसी के फर्स्ट सेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब स्पेसिफिकली इनके बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आईएनसी को बनाने में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब 11th लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर की स्पीड ज़्यादा लग रही है कि मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आपके पास यूट्यूब पे ऑप्शन है जहाँ पे आप इन लेक्चर्स को देख रहे हो, आप इसको 0.5x या 0.75x की स्पीड में देख लो अगर आपको ये ज़्यादा फास्ट लग रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि स्लो है तो आप 1.25x या 1.5x की स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। यूट्यूब पे दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, स्पीड घटाने का भी और स्पीड बढ़ाने का भी। अगर इस वीडियो का आप कहीं पे शेयर कर सकते हो तो शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं तो ग्रुप में कर दीजिए, और किसी फ्रेंड को कर सकते हैं तो फ्रेंड को कर दीजिए। थैंक यू।